मनोज कुछ दिनों के लिए अपने गांव चला गया। पिता जब से गए थे तब से एक बार भी गांव नहीं आए थे, पर पिता ने इस बार कुछ पैसे भेज दिए थे, जिससे अब घर की आर्थिक परेशानी कुछ कम हो गई थी। टेम्पो थाने में पड़ा पड़ा अब कबाड़ होने लगा था। कोर्ट को उसका फैसला करने का अभी तक वक्त नहीं मिला था। पंडित कालीचरण अपने कर्ज के लिए तकादा करने लगे थे। माँ ने मनोज को वापस ग्वालियर जाते समय आगे के खर्चे के लिए 1000 रुपये दिए। मनोज की बीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा नज़दीक थी। गांव से लौटकर मनोज जीवाजीगंज में नाले के पास बसी हुई बस्ती टोपे वाले मोहल्ले में रहने लगा। जब से उसने तिवारी सर का कमरा छोड़ा, उसे मोना फिर कभी नहीं मिली। बड़े से ग्वालियर और छोटी सी दुनिया में फिर कभी मोना और मनोज एक दूसरे से नहीं मिले। टोपे वाले मोहल्ले में वह सबसे घुल मिल गया। वह पड़ोसियों की तारीफ पाने के लिए रात को छत पर लैंप जलाकर पढ़ता। कई बार तो सुबह 4-5 बजे तक वह छत पर पढ़ता रहता। पड़ोसी महिलाएं अपने घुमक्कड़ और आवारा बच्चों को उससे सीख लेने के लिए कहती। उसके पास ग्वालियर के समाज में सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं था। फर्स्ट ईयर की परीक्षा हो गई। इंग्लिश लिटरेचर में पासिंग मार्क्स आने के कारण उसका टोटल केवल 55% ही रहा। छुट्टियां गांव में बिताने के बाद सेकेंड ईयर की पढ़ाई के लिए वह वापस ग्वालियर आ गया। दिसंबर में एक दिन रविकांत ने उससे कहा, मनोज, क्या तुम विवेकानंद केंद्र के 3 दिन के युवा प्रेरणा शिविर में चलोगे? विवेकानंद केंद्र के बारे में अधिक जानकारी देते हुए उसने बताया, यह एक समाज सेवी संगठन है जो युवा लोगों को देशभक्ति और समाज सेवा के लिए करता है। तुम्हारी रुचि का काम है, तुम्हें ज़रूर चलना चाहिए। मनोज को ये प्रस्ताव अच्छा लगा। आश्रम जैसा ये केंद्र ग्वालियर की एक पहाड़ी पर स्थित था। मनोज 100 रुपये फीस देकर रविकांत के साथ शिविर में पहुंच गया। अगले दिन सुबह 5 बजे से शिविर की गतिविधियां शुरू हो गई। सर्वे भवंत सुखिन श्लोक पाठ से दिन की शुरुआत होती थी। फिर व्यायाम, उसके बाद देश के महापुरुषों के जीवन पर प्रेरणादायक भाषण देने ग्वालियर के विद्वान वक्ता आते थे। शाम के चर्चा सत्र में युवाओं के ग्रुप बन जाते थे, जिसमें आतंकवाद, युवाओं की सही दिशा, नारी सशक्तिकरण जैसे विषयों पर ग्रुप डिस्कशन होते थे। मनोज बढ़ चढ़कर सभी गतिविधियों में हिस्सा लेता। उसे एक विस्तृत और योग्य समाज मिल गया, जहां से वे न केवल बहुत कुछ सीखना चाहता था, बल्कि उस योग्य समाज को अपनी योग्यता से प्रभावित भी करना चाहता था। जहाँ तक कि उसकी इच्छा होने लगी कि उसे ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का प्रमाण पत्र मिले, इसलिए वह ग्रुप डिस्कशन में सबसे आगे रहकर अपने विचार व्यक्त करता। विद्वानों द्वारा दिए गए भाषण के बाद प्रश्न पूछने में सबसे आगे रहता। श्रमदान में भी वह सबसे ज़्यादा मेहनत करता। तारीफ प्राप्त करने की अदम्य इच्छा ही उसकी चलायमान शक्ति थी। शिविर के दूसरे दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, इतना आनंद जीवन में पहली बार प्राप्त हो रहा है। कुछ तो दम है इन लोगों में जो खुद को कार्यकर्ता कहते हैं। राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की प्रेरणा देते हैं। ये लोग एक श्रेष्ठ व्यक्ति रजनीश त्यागी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ। वे ग्वालियर के किसी स्कूल में प्रिंसिपल है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर जैसा भाषण दिया वैसा मैंने कभी नहीं सुना। मैं तो पवित्रता से भर गया हूँ। विवेकानंद कहते थे कि अपने आप को कमज़ोर मानने से बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं है। यहाँ आकर मुझे लग रहा है कि मैं जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ। असीम शक्ति मेरे भीतर भर गई है। देश से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं और देशभक्ति से बड़ा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं हो सकता। यहाँ आकर मैंने संकल्प ले लिया है कि देश की सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है।
मनोज विवेकानंद केंद्र के काम, उसकी विचारधारा और वहाँ के कार्यकर्ताओं से सम्मोहित सा हो गया था। त्यागी जी ने एक प्रोजेक्ट सबके सामने रखा, जिसमें अगले रविवार घर घर जाकर सर्दियों के कपड़े इकट्ठा करने थे और उन्हें गरीब जरूरतमंदों को। मनोज ने अभी तक देशभक्ति के केवल भाषण सुने थे, पर यहाँ देशभक्ति कार रूप में बदल रही थी। शिविर समाप्त हो गया। मनोज को सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का प्रमाण पत्र मिला, जिसमें अपने विचार शिविर में व्यक्त करने का मौका मिला। उसने अपने भाषण में ये संकल्प लिया कि वह हमेशा ईमानदार रहकर देश की सेवा करेगा। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने ताली बजाकर उसके भावनात्मक संकल्प की प्रशंसा की। इन प्रशंसात्मक तालियों से वह आत्मविश्वास से भर गया। अगले रविवार उसने कपड़े एकत्रित कर बांटने का काम किया। वापस आकर सबने अपनी डायरी में लिखा, मैंने खूब कपड़े इकट्ठे किए। किसी ने सम्मान किया, किसी ने अपमान, पर गरीबी देखकर मन बहुत आहत हुआ। लोग किस तरह से टूट पड़ते हैं कपड़ों पर, हे भगवान, क्या होगा इनका। त्यागी जी ने ठीक ही कहा था कि घर घर जाकर समाज के लिए कुछ मांगने से हमारा ईगो खत्म होता है और हम यह सीख जाते हैं कि समाज ही सब कुछ है, हम कुछ भी नहीं। उसके दिमाग में अब क्लियर हो गया था कि उसे देश और समाज के लिए कुछ करना है। उसने विवेकानंद केंद्र में प्रशिक्षण के बाद मिले प्रमाण पत्र को पूजा की अलमारी में भगवान की मूर्ति के पास सजा के रख दिया। मनोज ने कोर्स की किताबों को किनारे कर दिया और विवेकानंद के साहित्य को पढ़ना शुरू किया। उसकी सेकेंड ईयर की परीक्षा नज़दीक आ रही थी, लेकिन उसके भीतर देश सेवा का ज्वार भर गया था। उसे लगा कि इसके लिए विवेकानंद केंद्र से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, इसलिए पीएससी का विचार पीछे छूटने लगा। उसके स्थान पर अब उसके मन में विवेकानंद केंद्र में आजीवन कार्य करने की तीव्र इच्छा पैदा हो रही थी। उसने बीए सेकेंड ईयर की परीक्षा दे दी। वह सेकेंड डिवीज़न से पास हो गया। इंग्लिश लिटरेचर में उसके फिर से पास होने योग्य ही अंक आ पाए थे। मनोज छुट्टियों में गांव चला गया। वापस आकर फाइनल ईयर की तैयारी करने लगा। सितंबर में एक बार फिर वह विवेकानंद केंद्र के शिविर में हो आया। इस बार 15 दिन का शिविर था। वह शिविर से पूरी तरह चार्ज होकर वापस आया। उसने अपनी डायरी में लिखा, विवेकानंद को पढ़ने का प्रयास किया, जरा सा 6-7 किताबें पढ़ी हैं बस। अब इसके आगे मुझ में दम नहीं, बिल्कुल साहस नहीं कि आगे पढ़ सकूं। मन में आग लगी है, तन जल रहा है। उठते बैठते हर समय विवेकानंद केंद्र का कार्यकर्ता बनने की अदम्य इच्छा उभर रही है। यह इच्छा कुछ इस कदर बलवती हो रही है कि मुझे वह दिन दूर नहीं लगता जब मैं स्वयं को राष्ट्र को समर्पित कर दूंगा। इस नई मंजिल के आकर्षण से उसके मन में 10-15 दिनों तक खलबली मची रही। मनोज के पैसे खत्म हो गए। वह गांव चला गया। कई महीनों से पिता के गांव न आने से परेशान माँ रजनी को लेकर पापा के पास ढिंढोरी चली गई थी। वह राकेश के घर चला गया। वह अपने मन में द्वंद्व को राकेश के सामने खोलकर रख देना चाहता था। उसने पीएससी की परीक्षा देने के स्थान पर विवेकानंद केंद्र ज्वाइन करने का विचार राकेश को बताया। उसकी बात सुनकर राकेश गंभीर हो गया। उसने मनोज से पूछा, तो अब तू पीएससी की तैयारी नहीं करेगा? मेरा लक्ष्य देश की सेवा करना है। इस देश के ज़रूरतमंद लोगों के प्रति मैं खुद को समर्पित कर देना चाहता हूँ, मनोज ने कहा। राकेश ने फिर पूछा, तो तू घर छोड़ देगो? मम्मी पापा भाई बहन सबे छोड़ के गरीब की सेवा करेगो? मेरे लिए ये पूरा देश ही मेरा परिवार है। मनोज अभी भी विवेकानंद केंद्र के प्रभाव में डूबा हुआ था। राकेश के लिए अब मनोज को समझाना कठिन हो रहा था। फिर भी उसने कोशिश जारी रखी। तेरे बाप को तो तू जानता है, अगर तू भी घर से भजी गया तो रजनी की ब्याह कौन करेगो? घर कौन संभाल लेगो?
मेरे लिए देश की हर लड़की मेरी बहन है, हर महिला मेरी माँ है। मनोज पूरे जोश में था। उस पर राज सेवा का भूत सवार था। राकेश भूत उतारने के लिए झाड़ फूक में व्यस्त था। राकेश, क्या एजीएम थानेदार जनता की सेवा नहीं करते? एजीएम दुष्यंत सिंह ने कैसे 2 मिनट में थानेदार के झूठे केस से मुकेश को बरी कर दिया था? वो समाज सेवा ना हती? आज जिसके पास ताकत है वही जनता को न्याय दिला सकता है। यदि थानेदार ईमानदार होता तो तेरा टेम्पो पकड़ दो, ना पकड़ तो। पुलिस कचहरी थाने में अच्छे और ईमानदार लोगों की ज़रूरत है। और तू पीएससी छोड़वो चाह रहा है? पढ़ने की दम ना बची का, बहाने ना बना। राकेश का यथार्थ कड़वा होता जा रहा था। मनोज की योग्यता को ललकार रहा था वह। राकेश ने देखा कि दुश्मन घायल हो गया है, तभी उसने दूसरा वार किया। मनोज, देश की सेवा करने के लिए पीएससी में पास होना जरूरी है, नहीं तो ऐसे मठ आश्रम में अपनी ज़िंदगी से भगने वाले तमाम लोग टेम काट रहे हैं। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि राकेश उसे ध्वस्त करने की तैयारी करके बैठा है। उसके दिमाग में राकेश ने हलचल मचा दी। राकेश की बातों का उस पर असर होने लगा। उसे राकेश की बातें यथार्थ लग रही थी। उसने अपने संकल्प को दूसरी दिशा देते हुए राकेश से कहा, तू सही कह रहा है, पीएससी की तैयारी से भागना कायरता होगी। लोग यही कहेंगे कि मुझमें परीक्षा पास करने की दम नहीं था, इसलिए तैयारी छोड़ दी। मुझे पहले अपनी योग्यता एवं क्षमता को जांचना है, इसलिए मैं पीएससी में सिलेक्ट होकर ही देश की सेवा करूंगा। मनोज ने फिर से अपनी छूटी हुई राह थामने का निर्णय ले लिया। उसका द्वंद्व समाप्त हो गया। पीएससी में सफल होने का ही एकमात्र लक्ष्य था। अब उसका माता पिता के ढिंढोरी से न आने के कारण मनोज उनसे मिलने ढिंढोरी चला गया। वहां जाकर पता चला कि पिता सस्पेंड हो चुके हैं। पिता को आधा वेतन ही मिलता है, जिससे बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पा रहा है। पूछने पर पिता ने कहा, मैं डिप्टी डायरेक्टर को बर्बाद कर दूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं ईमानदार हूँ, वे सब बेईमान हैं। मैं सबको ठिकाने लगा दूंगा। मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। मुझे हाईकोर्ट से ही न्याय की उम्मीद है। माँ ने पिता के इन उद्गारों का विरोध किया। इनसे नौकरी ना हो पावते। दुनिया नौकरी कर रही है कि जे अनोखे नौकरी कर रहे हैं, बस लड़वो जानते हैं। उल्टो सीधो बोल आवते अधिकारी से। भरी मीटिंग में अपनी चप्पल निकाल के मार दई डिप्टी डायरेक्टर को, कर दे सस्पेंड। पिता को मां के द्वारा किया गया ये रहस्योद्घाटन पसंद नहीं आया। उन्होंने मां को डांटते हुए कहा, तू कछु ना जानती, गरीब किसान को पैसा बेईमानी से खा रहे हैं सब। वे जूते से ही मानते हैं। लेकिन मां आज रुकने वाली नहीं थी। उनको कछु ना बिगड़ो, बर्बाद तो हम हो रहे हैं। मोड़ा के पास फीस भरवे को पैसा ना है। जा मोड़ी को ब्याह करोगे कि नहीं? टेम्पो को 40,000 उधार सिर पर धरो है। मैंने तो पहले ही कही थी, टेम्पो के चक्कर में ना पड़। अपने बस में ना है जे काम। पर मेरी ईमानदारी की लड़ाई में टांग अड़ाने का शौक है तुम लोगों को। पिता को अपने आप को सही सिद्ध करने का मौका मिल गया। इस चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन मनोज को उसके पिता का संगत प्रभावित कर रहा था। वापसी में ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठकर मनोज सोचता रहा, आपका रास्ता एकदम सही है पापा। आप सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको दबाना ज्वालामुखी को दबाना है। विवेकानंद केंद्र में सिखाई गई ईमानदारी और देशभक्ति की शिक्षा के सांचे में उसे अपने पिता एकदम फिट बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। मनोज बीए फाइनल के लिए वापस ग्वालियर आ गया। उसे अभी तक नहीं पता था कि पीएससी की परीक्षा के लिए क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, पीएससी की प्रीलिम परीक्षा कैसे निकाली जाती है, ये रणनीति ही अभी उसने नहीं सीखी थी। मुख्य परीक्षा और साक्षरता तो फिर बहुत दूर की बात थी। उसके आसपास कोई भी ऐसा सीनियर नहीं था जिसने पीएससी की परीक्षा पास की हो। उसे अभी तक पूरे ग्वालियर में ऐसा कोई ग्रुप नहीं मिला था जो पीएससी की गंभीर तैयारी कर रहा हो। इस कारण वह पीएससी के लिए अभी तक दिशाहीन पढ़ाई कर रहा था। एक दिन कॉलेज में मनीष ने मनोज से कहा कि उसके एक परिचित सीनियर हैं जिनका इस साल की पीएससी पास कर प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और मैं मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं।
मनोज ऐसे सीनियर से मिलने का मौका गंवाना नहीं चाहता था। दीप सोनी नाम के वह सीनियर हरिशंकरपुरम के पास पीली कोठी में रहते थे। 2 मंजिला बिल्डिंग को पीली कोठी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पीले रंग से पुती हुई थी। पीली कोठी में 10-12 कमरे थे जिनमें पीएससी की तैयारी करने वाले अपना घर होते हुए भी यहाँ रहकर पढ़ाई करते थे। उनमें से कुछ लड़के तो ग्वालियर में अपना घर होते हुए बिना व्यवधान में पढ़ाई करने के लिए कमरा किराए से लेकर रहते थे। पीली कोठी में पढ़ाई का अच्छा माहौल था। हर साल यहाँ से 4-5 लड़के पीएससी को मुख्य परीक्षा देते थे। पीली कोठी में पढ़ाई करने वाले लड़के आपस में सामूहिक चर्चा करके पढ़ाई करते थे, जिस कारण इन विद्यार्थी को पीएससी की पढ़ाई में बहुत लाभ होता था। दोनों दीप के कमरे पर पहुंच गए। सुबह के 10 बजे थे। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मनीष ने दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक उसकी नज़र दरवाजे पर चिपकी एक स्लिप पर पड़ी जिस पर दीप का टाइम टेबल लिखा था। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक पढ़ना, रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक पढ़ना, सुबह 4 से 10 बजे तक सोना। मनीष ने जोर से इबारत पढ़ी। टाइम टेबल के अनुसार वे समय दीप के सोकर उठने का था। ठीक 10 बजे दरवाज़ा खुला। दीप ने दोनों को अंदर बुला लिया। अंदर बैठने के लिए जगह नहीं थी। पूरे पलंग पर किताबें फैली हुई थी। कुछ खुली हुई और कुछ बंद थी। पूरे कमरे में भारत, विश्व और मध्य प्रदेश के नक्शे लगे हुए थे। कमरे में कुछ नोट्स भी चिपके हुए थे जिनमें संविधान के मूल अधिकार, इतिहास के राजाओं के शासनकाल, विभिन्न विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों की जानकारी लिखी हुई थी। किताबों के इम्पोर्टेंट पंक्तियां पीले, ऑरेंज और नीले रंगों से अंडरलाइन की हुई थी। किताबें रंगीन इंद्रधनुष सी चमक रही थी। दोनों लोग किताबें, कॉपी, रजिस्टर, पेन, पेंसिल सरकाकर पलंग के किनारे बैठ गए। दीप के कमरे का माहौल और उनकी मेहनत देखकर मनोज आश्चर्यचकित रह गया। इतनी खतरनाक पढ़ाई उसने पहले कभी किसी की नहीं देखी थी। अपनी अब तक की पढ़ाई दीप की फैली हुई किताबों को सामने मनोज को बोना लग रही थी। मनोज ने पूछा, आपके पीएससी में क्या विषय हैं? केमिस्ट्री और हिस्ट्री, दीप ने जवाब दिया। मनोज का भी एक विषय हिस्ट्री था। मनोज द्वारा दीप से प्रीलिम परीक्षा के लिए इतिहास की किताबों के नाम पूछने पर उन्होंने 8-10 किताबों के नाम लिखा दिए। मनोज के पूछने पर पढ़ाई करने की रणनीति के बारे में दीप ने बताया, यदि सिलेक्ट होना है तो रोज़ 18-18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। सोना, खाना, पीना भूलना पड़ेगा। दोस्ती यारी, घूमना फिरना, फिल्में, तमाशे, शादी ब्याह, रिश्तेदारी, सबसे दूर रहना पड़ेगा। मेरा घर पास में ही है पर मैं घर पर ना रहकर यहाँ किराए के कमरे लेकर रह रहा हूँ। दीप ने पीएससी के लिए तपस्या करने का भयावह चित्र खींच दिया। पीएससी की पढ़ाई करने का क्या तरीका है? मनोज पीएससी की तैयारी के रहस्य को जानना चाहता था। बस पढ़ते रहो, बिना थके, बिना रुके, लगातार असफलता के बावजूद धैर्य के साथ। किताबें मैंने कम से कम 20 बार पढ़ ली हैं। दीप ने पलंग पर खुली रखी रंग बिरंगी हाईलाइट की हुई किताबों की ओर इशारा करते हुए कहा। मनोज इस चित्रण से घबरा गया। उसने पूछा, कितने साल की तैयारी के बाद डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं? दीप ने उसकी शक्ल देखी और हंसते हुए कहा, मेहनत करोगे तो 1 साल में। मनोज दीप की पढ़ाई देखकर अभिभूत हो रहा था, पर उसके मन की शंकाएं अभी खत्म नहीं हुई थी। आपने 12th मैथ से किया था क्या? कितने % आए थे आपके? 12 में मैं एक बार फेल हो चुके मनोज के मन में कहीं कोई संदेह अचानक पैदा हुआ। मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा हूँ। केमिस्ट्री में मुझे पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। दीप के जवाब से मनोज भयभीत हो गया। दीप की योग्यता देखकर मनोज अपनी तुलना उनसे करने लगा। इस तुलना से उसके चेहरे पर निराशा छा गई। दीप के सामने वे कुछ भी नहीं था। 10:30 बजे दीप ने अपनी इतिहास की किताब उठा ली और पढ़ने लगे। दोनों लड़के एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मनोज समय की इस पाबंदी से हतप्रभ रह गया। दोनों खड़े हुए और दीप को नमस्ते करके कमरे के बाहर निकल आए। दीप ने अपनी किताब में नज़र गड़ाए दोनों को बस अपनी गर्दन हिलाकर विदा कर दिया।
दीप का ब्राइट कैरियर सुनकर निराश हुए मनोज ने फिर से अपने आप को उत्साहित करते हुए मनीष से कहा, कितनी खतरनाक पढ़ाई करते हैं ना दीप भाई साहब, बिल्कुल भूतों की तरह। ऐसी पढ़ाई करने से 1 साल में ज़रूर पीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। मैं भी ऐसी मेहनत करना चाहता हूँ। मनोज ने अपने कमज़ोर कैरियर को मेहनत के बल पर बुलाने की कोशिश की। मैं तो अब पीली कोठी में कमरा लेकर पढ़ाई करूँगा। मनीष भी दीप की पढ़ाई और पीली कोठी के माहौल से प्रेरित हो रहा था। बीए पूरा होते ही मैं भी पीली कोठी में कमरा ले लूँगा और गंभीर तैयारी शुरू कर दूँगा। पीली कोठी में पढ़ाई के ज़बरदस्त माहौल से प्रभावित होकर मनोज ने नई प्लानिंग बना ली। वापस लौटते समय वह पीली कोठी में कमरा लेकर पढ़ाई के सपने तो देख रहा था, लेकिन 12th फेल का हीनता बोध उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। दीप सर तो शुरू से ही ब्रिलियंट रहे हैं। क्या मैं उन जैसी पढ़ाई कर पाऊँगा? क्या मेरा कमज़ोर बेस मेरी तैयारी के आड़े नहीं आएगा? क्या केवल मेहनत ही पर्याप्त है? मैं यदि इंटेलिजेंट होता तो क्यों 12th में फेल होता? इसी संशय में उलझा हुआ मनोज अपने कमरे पर पहुंच गया। मनोज ने 55% से बीए पास कर लिया। इंग्लिश लिटरेचर में हमेशा की तरह पासिंग मार्क्स आए। उसने अपनी डायरी में लिखा, अब मुझे पीएससी के मैदान में कूदना है। मैं पीली कोठी में रहकर कड़ी मेहनत करना चाहता हूँ। तैयारी पूरी न होने के बावजूद उसने बीए पास होते ही अनुभव लेने के लिए पीएससी का फॉर्म भर दिया। प्रीलिम्स परीक्षा का केंद्र नई सड़क पर माधव इंटर कॉलेज में था। इतिहास का पहला पेपर होने के बाद सामान्य अध्ययन के अगले पेपर में 2 घंटे के गैप के कारण वह चबूतरे पर बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी एक लड़के ने मनोज के पास आकर उससे हाथ मिलाते हुए अपना परिचय दिया। हेलो, मैं विक्रमादित्य पांडे। आप मुझे सिर्फ पांडे ही कहें तो आपको सुविधा रहेगी। मनोज ने भी मुस्कुराकर अपना परिचय दिया। पांडे ने पूछा, पेपर कैसा रहा? फिर बिना मनोज का कोई जवाब सुने खुद ही बोलने लगा। वैसे तो परीक्षा हॉल के बाहर निकलते ही सभी के 100 में से 90% सही होते हैं, पर जैसे जैसे उन प्रश्नों को किताबों से चेक करते हैं, सही उत्तर कम होने लगते हैं। फिर पांडे ने उसे एक दृश्य दिखाया जिसमें एक लड़का किसी दूसरे लड़के का पेपर चेक कर रहा था। पेपर चेक करते समय वह लड़के बेदर्दी से सामने वाले के उत्तर पर क्रॉस लगा रहा था और कहता जा रहा था, तुम्हें यह भी नहीं आता? इतना सरल प्रश्न गलत कर दिया। ये तो मुझसे सोते समय भी पूछ लो। इसका ए उत्तर नहीं है बल्कि सी है। मुश्किल है भाई इस बार तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर होना। आओ, कभी तुम्हें गाइडेंस चाहिए तो मेरे कमरे पे आना। पांडे ने उस लड़के को आवाज़ लगाई, गुप्ता इते आओ। कैसे गयो पेपर? गुप्ता बुंदेलखंड का था, इसलिए पांडे ने उसे बुंदेलखंडी में बात करी। गुप्ता आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसका ये आत्मविश्वास पिछले साल प्रीलिम्स पास करने के कारण अधिक था। बहुत बढ़िया गयो धांसू, जो समझो के फाड़ दयो। गुप्ता ने मनोज से हाथ मिलाते हुए कहा, मोहन गुप्ता पिछली बार मेरे प्रीलिम्स क्लियर हो गई थे। वो तो कुछ नंबरों से मेंस रह गया, नहीं तो आज कहीं डिप्टी कलेक्टर होता। गुप्ता के बड़ बोलेपन पांडे को अच्छा नहीं लगा। उसने पूछा, पुरानी कहानी छोड़ो गुप्ता, आज के पेपर के बारे में बताओ। 100 में से 90 सही हैं, 10 डाउट में हैं। गुप्ता ने जोश में कहा। पांडे ने गुप्ता के हाथ से पेपर लेकर उसे जांचते हुए कहना शुरू किया, गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने नहीं की थी, श्रीगुप्त ने की थी। ये गलत हो गया। तुम सही मान रहे थे, लो एक और गलत हो गया। सल्तनत काल में लौह और रक्त की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं चलाई थी, बलबन ने चलाई थी। वहीं बैठे बैठे पांडे ने गुप्ता के 15 प्रश्न गलत कर दिए, लेकिन अपने प्रश्न गलत देखकर भी गुप्ता उन्हें गलत नहीं मान रहा था। उसने पांडे से पेपर छीना और बोला, कमरे पे जाके चेक करेंगे, तुम्हारी बात क्यों माने, ये सब गलत नहीं है। फिर भी इन्हें हम डाउट में डाल देते हैं। गुप्ता चला गया। पांडे ने गुप्ता के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हुए मनोज से कहा, धोता चना बाजे घना। मनोज को पांडे की बातों में अब रस आने लगा
उसने पांडे को अपने कमरे का एड्रेस दे दिया। उसे उम्मीद थी कि पांडे पढ़ाई में साथ देने वाला बढ़िया स्टूडेंट हो सकता है। पांडे के घर से मनोज का कमरा ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए पांडे हर दूसरे तीसरे दिन उसके कमरे पर जाने लगा। दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। मनोज के पिता अभी भी सस्पेंड थे। उस पर उन्होंने कंगाली में आटा गीला कर दिया। सस्पेंशन के बाद उन्हें डिंडोरी से झबुआ अटैच कर दिया गया था, पर पिता ने इस अटैचमेंट को अपने सम्मान के विरुद्ध माना और वे झबुआ नहीं गए। अब तनख्वाह मिलना भी बंद हो गई। आर्थिक समस्या विकराल हो गई। मनोज को अब महीने के 1000 रुपये मिलने भी बंद हो गए। पीएससी की पढ़ाई के शुरुआती दौर में ही उसका सामना भीषण आर्थिक संकट से हो गया। आगे की पीएससी की तैयारी के लिए मनोज पीली कोठी में शिफ्ट होने के ख्वाब देख रहा था, पर बिना पैसों के उसे ग्वालियर में ही रहना असंभव लग रहा था। पीली कोठी में रहने के लिए कम से कम महीने में 1000 रुपये ज़रूरी थे, पर मनोज को घर से रुपये की अब कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस आर्थिक संकट को कोसने और दुखी होने की जगह मनोज ने उसे जूझने का संकल्प लिया। उसने यह तय किया कि वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर इतने पैसे कमाएगा कि पीली कोठी में कमरा लेकर पढ़ाई कर सके। एक दिन पांडे मनोज के कमरे पर आया। पिता के सस्पेंशन और बढ़ते आर्थिक संकट से चिंतित मनोज ने पांडे को अपने पिता के संघर्ष और उनके सस्पेंशन की कहानी सुनाई। कहानी सुनाते समय वह अपने पिता को एक हीरो के तौर पर प्रस्तुत कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि पांडे उसके पिता की महानता की प्रशंसा करेगा और ऐसे महान पिता के पुत्र के नाते उसका सम्मान पांडे की नज़र में भी बढ़ जाएगा। पर पांडे ने पूरी कहानी सुनकर कहा, आपके पिता अपने अहंकार में आपका जीवन नष्ट कर रहे हैं। उन्हें अपने परिवार और बच्चों को छोड़ सबकी चिंता है। वे दूसरों को घटिया और खुद को श्रेष्ठ मानने वाले भ्रमित व्यक्ति हैं। मेरा विचार है कि आपको उनसे मदद की कोई उम्मीद नहीं करना चाहिए। उम्मीद के विपरीत पांडे द्वारा किया गया पिता का चरित्र चित्रण मनोज को पसंद नहीं आया। उसने पांडे से कहा, पांडे तुम अभी नहीं जानते कि ईमानदारी के रास्ते में कितने संकट आते हैं। मेरे पिता खरा सोना है, एकदम ईमानदार। उसकी बात सुनकर पांडे के चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी तैर गई, पर उसने मनोज से कुछ नहीं कहा। अगले दिन मनोज ने पास की रतन कॉलोनी में एक घर खटखटाकर घंटी बजाकर ट्यूशन के बारे में पूछा। 3-4 महिलाओं ने तो मना कर दिया कि उनके घर में बच्चे नहीं हैं। एक महिला ने कहा उसका बच्चा क्लास 10th में है, उसे केवल गणित और फिजिक्स के टीचर की ज़रूरत है। गणित और फिजिक्स मनोज के बस की बात नहीं थी। एक महिला ने कहा उसका बच्चा 7th क्लास में है, पर वे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं। वह पूरे सिलेबस इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा सकता था। कई दिनों तक घर घर जाकर ट्यूशन मांगने के बावजूद उसे एक भी ट्यूशन नहीं मिला। मनोज को अब अपने ऊपर गुस्सा आने लगा। उसने अपनी क्षमता पर ही संदेह होने लगा। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं खुद को कितना होशियार मानता था, पर आज समझ आया कि मैं कितना अयोग्य हूँ। मुझे कोई हक नहीं है इतने बड़े सपने देखने का। मैं व्यर्थ ही दीप सर के बराबर अपने आप को मान रहा था। जब मैं 100 रुपये का ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता तो पीएससी में क्या खाक सफल होऊंगा। मनोज मानसिक और शारीरिक थकान महसूस करने लगा। उसे बुखार आ गया। शाम हो चुकी थी। वह अपनी छत पर निराश बैठा सूनी आंखों से आसमान ताक रहा था। उसकी डायरी पास ही रखी थी। तभी पांडे आ गया। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ पांडे का स्वागत किया। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। पांडे ने उसकी डायरी उठाई और अंतिम पेज पढ़ने लगा। डायरी पढ़ने के कुछ देर बाद उसने केवल इतना कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आज खिचड़ी बनाकर खा लेना। पांडे जब मनोज की डायरी पढ़ रहा था तब उसे लगा था कि पांडे उसके कष्ट को समझ रहा है, पर जब पांडे उसे खिचड़ी बनाकर खाने की सलाह देकर चला गया तो वह समझ गया कि शहर के लड़कों में संवेदनाएं नहीं होती। इन्हें किसी के दुख से कोई मतलब नहीं होता। उसके दूसरे दोस्त भी बीए के बाद से उसके संपर्क में नहीं थे। वह ग्वालियर में अब एकदम अकेला पड़ गया था। सुबह मनोज का बुखार बढ़ गया। उसके पास डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। पूरा दिन वह बुखार में तपता रहा। अगले दिन दोपहर तक भी जब बुखार नहीं उतरा तो वह पास के डॉक्टर जैन के क्लिनिक पर चला गया।
डॉक्टर के सामने बैठकर उसने सबसे पहले कहा, सर मेरे पास आपकी फ़ीस देने को पैसा नहीं है। उसे लगा कि उसकी सच्चाई और दुख से डॉक्टर उसे बिना फीस के दवा दे देगा, पर डॉक्टर सावित्री भोजनालय के युवा मालिक जैसा भावुक और सरल नहीं था। डॉक्टर ने उसे अपने क्लिनिक से भगा दिया। मनोज डॉक्टर के व्यवहार से अंदर तक हिल गया। वह सोचता रहा कि कैसे कोई डॉक्टर जैसे पवित्र व्यवसाय करके इतना कठोर हो सकता है। उसके पास अब अपने गांव जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इसलिए वह घोसीपुरा नैरो गेज रेलवे स्टेशन पहुंचा और बिना टिकट छोटी ट्रेन में बैठ गया। फिर उसे याद नहीं रहा कि वह किस बेहोशी की अवस्था में ट्रेन में 3 घंटे बैठ रहा और कैसे अपने गांव पहुंच गया। गांव में कुछ देर रहने के बाद मनोज की तबीयत ठीक हो गई। माँ ने उससे एक दिन कहा, बेटा तू अब ग्वालियर चलो जा, पढ़ाई पे ध्यान देवे। पैसा तो ना है, पंडित कालीचरण के पैसे भी देने हैं। तेयो बाप बहाल हो जाए तो कछु काम बने। जे 500 रुपया मुँह पे धरे हैं तू रख ले। माँ की जीवटता और बेबसी पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने ग्वालियर जाने से पहले राकेश को अपने घर की मजबूरी बताई। राकेश ने उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, मनोज कुछ भी हो जाए तू अपनी पढ़ाई ना छोड़ियो। हमेशा ऐसे ही दिन ना रहेंगे, ये कठिनाई ही तुझे आगे बढ़ावेगी। मनोज के मन में राकेश के प्रति अचानक प्यार फूट पड़ा। उसने महसूस किया कि राकेश में और शहर के दोस्तों में कितना अंतर है। राकेश उसकी समस्या से कितना चिंतित हो जाता है, जबकि पांडे उसकी समस्याओं से उदासीन ही रहता है। इतना सोचकर उसने राकेश को गले लगा लिया। इस बार मनोज यह संकल्प लेकर ग्वालियर आया कि चाहे कुछ हो जाए वह ज़रूर कोई नौकरी ढूंढेगा और पीली कोठी में कमरा लेकर बहुत पढ़ाई करेगा, जिससे अगले 1 साल की तैयारी के बाद ही पीएससी में फाइनल सिलेक्शन हो जाए। मनोज को ग्वालियर आए हुए 2 दिन हो गए। इस बार उसने कुछ प्राइवेट स्कूलों में नौकरी ढूंढी, पर कहीं भी उसे नौकरी नहीं मिली। बिना पैसे के वे आगे ग्वालियर में पीएससी की तैयारी कैसे करेगा, उसे समझ नहीं आ रहा था। शाम को पांडे उसके कमरे पर आया। उसने आते ही मनोज से कहा, चलो तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एक नौकरी ढूंढ ली है। मनोज जिस चिंता में डूबा हुआ था उस पांडे ने एक झटके से ख़त्म कर देगा ऐसी उम्मीद उसे नहीं थी, लेकिन पांडे ने उसकी उम्मीद के उलट काम किया था। दोनों अपनी अपनी साइकिल से जीवाजीगंज में पीजीबी कॉलेज की गली की ओर चल दिए। एक मकान के सामने दोनों ने दीवार से अपनी साइकिल टिका दी। दरवाजे पर लगी नेम प्लेट पर लिखा था, रजनीश त्यागी। मनोज को याद आया कि ये तो विवेकानंद केंद्र के त्यागी जी हैं। त्यागी जी से केंद्र में वह बहुत प्रभावित हुआ था। त्यागी जी सफ़ेद धोती कुर्ता पहने अपने पलंग पर बैठे हुए थे। जोरदार ठहाका लगाते हुए उन्होंने कहा, आहा आइए आइए। मनोज को देखकर त्यागी जी ने कहा, आप तो विवेकानंद केंद्र के युवा प्रेरणा शिविर में रहे थे। मनोज को संतुष्टि मिली कि उसे त्यागी जी ने पहचान लिया। कहा, ये तो बड़ा तेजस्वी युवक है। केंद्र के शिविर में इन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का पुरस्कार मिला था। त्यागी जी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मनोज के चेहरे पर मुस्कान तैर गई, पर पांडे ने त्यागी जी से कहा, इन्हीं तेजस्वी युवक के लिए नौकरी चाहिए। इनके पिता इनसे भी ज़्यादा तेजस्वी है। वे दुनिया को बदलने का महान काम कर रहे हैं, इसलिए परिवार पर ध्यान नहीं दे पाते। तेजस्वियों के परिवार से आते हैं मनोज जी। त्यागी जी पांडे का व्यंग सुनकर जोरदार ठहाका लगाते हुए बोले, तेजस्वी तो तुम भी कम नहीं हो पांडे, हा हा। मनोज ने महसूस किया कि त्यागी जी के आसपास कितना खुशनुमा और आनंद से भरा वातावरण होता है। दुख और तनाव तो जैसे त्यागी के सामने ठहर ही नहीं पाते, केवल हंसी व ठहाके का माहौल रहता है। नौकरी क्या है, साहित्य सभा को लाइब्रेरी संभालना। दौलतगंज में सुबह शाम 2-2 घंटे 300 रुपये मिलेंगे। मनोज चाहे तो लाइब्रेरी में रह भी सकते हैं, त्यागी जी ने कहा। मनोज को त्यागी जी का प्रस्ताव सुनकर लगा कि उसकी उम्मीदों में फिर से जान आ गई। यद्यपि वह 300 रुपये में पीली कोठी में रहकर पढ़ाई नहीं कर सकता था, लेकिन उसे अपने पैर ग्वालियर में जमाने का मौका मिल गया। लाइब्रेरी में रहने और नौकरी करने से उसे पीएससी की पढ़ाई छोड़कर गांव वापस नहीं जाना पड़ेगा। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। त्यागी जी ने मनोज से पूछा, तुम्हारा बीए का रिजल्ट कैसा रहा? त्यागी जी के प्रश्न से मनोज अचानक अपने विचारों से बाहर आया। उसने त्यागी जी के सामने अपने आप को योग्य सिद्ध करने का मौका मिल गया। उसने ब्रेड का टुकड़ा मुंह में रखते हुए त्यागी जी से कहा, अच्छा ही रहा सर, 62% आए हैं।
वह भूल गया कि उसने पांडे को 55 बताए थे। पांडे ने सुना तो उसने मनोज से पूछा, मनोज जी, जहाँ तक मुझे याद है आपने 55% बताए थे, क्या मैं सही हूँ? मनोज ने तो त्यागी जी को प्रभावित करने के लिए सेकंड डिवीज़न को फर्स्ट डिवीज़न में बदला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पांडे उसके झूठ को त्यागी जी के सामने उजागर कर देगा, लेकिन पांडे उसकी पोल खोलकर माहौल बिगाड़ रहा था। ब्रेड का टुकड़ा उसके गले में अटक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पांडे को क्या जवाब दें, लेकिन चतुर मनोज ने तुरंत विषय बदला। स्वामी विवेकानंद पर आपका भाषण मुझे अच्छा लगा था, लेकिन पांडे की सच्चाई को त्यागी जी के सामने प्रकट करने का पूरा मन बना लिया था। उसने सीधे साधे मनोज से पूछ ही लिया, मनोज जी, विवेकानंद को छोड़िए, ये बताइए कि बीए में आपके कितने % थे? मनोज ने पूर्व में भी इस तरह के सफल झूठ से लोगों की नज़रों में सम्मान प्राप्त किया था, पर आज उसका दांव उल्टा पड़ गया। अपनी चोरी पकड़ी जाने के कारण वह अपनी नज़रें चुरा रहा था। इस उलझ चुके धागे का सिरा त्यागी जी ने पकड़ा। वे समझ गए कि मनोज ने उसकी नज़र में योग्य बनने का प्रयत्न में झूठ बोला है। त्यागी जी को इस झूठ में कुछ भी गलत नहीं लगा। वे इसे गांव के कमज़ोर माहौल से शहर में अपना स्थान बनाने आए लड़के का सामान्य मनोविज्ञान मान रहे थे। त्यागी जी ने अपने अनुभव से मनोज को अपराध बोध से मुक्त करने की कोशिश की। मेरी तो एमए इंग्लिश में 3rd डिवीज़न थी, पर लोग मानने को तैयार नहीं होते। मैं भी नहीं कहता कि 3rd डिवीज़न पास हूँ। मेरे कुछ अति उत्साही प्रेमी तो मुझे पीएचडी मानकर डॉक्टर डॉक्टर कहते रहते हैं। मैंने पीएचडी तो क्या एमफिल तक नहीं की, पर लोग मानते हैं तो मानते रहें, मैं भी मना नहीं करता। हा हा हा। मनोज का तनाव त्यागी जी की समझ और विनोदी प्रवृत्ति ने हल्का कर दिया। दोनों अपने अपने घर को चल दिए। रास्ते में मनोज ने पांडे से गुस्से में कहा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझे आज बहुत बेइज्जत किया। पांडे कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ये बहुत ज़रूरी था। जीवन में अब कभी भी तुम्हारे % से तुम्हारे व्यक्तित्व और तुम्हारी योग्यता का आकलन नहीं होगा, इसलिए अपनी पुरानी कमजोरियों को झूठ के सहारे छुपाने के स्थान पर सच्चाई के साथ उसका सामना करो। मनोज पांडे का चेहरा देखता रहा, फिर दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। मनोज के पास सामान के नाम पर एक सूटकेस, बाल्टी, कुछ किताबें और एक गद्दा था। वे एक तांगे में अपना सामान रखकर दौलतगंज स्थित साहित्य सभा की लाइब्रेरी पहुंच गया। सामने 100 साल पुरानी बिल्डिंग थी, जिसके भूतल पर तिम्बर की दुकानें थीं और प्रथम तल पर साहित्य सभा का बोर्ड लगा था। गोल चक्करदार सीढ़ियों से अपना सामान लिए वे सभा की लाइब्रेरी में पहुंच गया। इस बड़े हॉल में चारों तरफ किताबों से भरी अलमारियां, बीच में पाठकों के पढ़ने के लिए टेबल और बेंच, काव्य सम्मेलन और दूसरे साहित्यिक कार्यक्रम के लिए 2 तख्त का छोटा सा मंच के पास में लेक्चर डेस्क और माइक रखा था। लाइब्रेरी की दीवारों पर देश के तमाम बड़े साहित्यकारों और महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई थी। मनोज ने रात को सोने के लिए मंच को ही अपना बिस्तर बना लिया। सुबह शाम 2 घंटे लाइब्रेरी में लोग किताबें पढ़ने आते थे, बाकी समय वह लाइब्रेरी में अकेला ही रहता। इस अकेलेपन को दूर करने का काम उसके लिए लाइब्रेरी की किताबें करती थीं। उसने लाइब्रेरी की किताबें पढ़ना शुरू कर दी। उसने अब्राहम लिंकन, थॉमस अल्वा एडिसन, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तेनजिंग नागे जैसे कई जुझारू लोगों की जीवनियाँ पढ़ डाली। अब्राहम लिंकन के गरीबी के दिनों के संघर्ष ने उसे बहुत प्रभावित किया, यहाँ तक कि उसने लिंकन को अपना हीरो मानते हुए उन जैसा दिखने के उद्देश्य से अपनी पतली दाढ़ी ना कटवाने का फैसला ले लिया। मनोज ने अपनी तनख्वाह के 300 रुपये भोजनालय में जमा कर दिए। उसके रहने, खाने और पढ़ने का इंतजाम हो गया। महीने में 2 बार शाम को लाइब्रेरी में काव्य गोष्ठी होती, जिसमें शहर के कवि साहित्यकार इकट्ठा होते। सामाजिक साहित्य विषय पर चर्चा का आयोजन भी होता। मनोज ने इन आयोजनों की जिम्मेदारी भी निभानी होती थी। फर्श बिछाने और माइक लगाने जैसे काम भी उसे ही करने पड़ते थे। मनोज ध्यान से विद्वानों के भाषण सुनता। उसकी इच्छा होती कि वे भी मंच से भाषण दे या अपनी लिखी कोई कविता सुनाए, पर मनोज को मौका नहीं मिलता। उसे मंच पर खड़े होकर बोलना एक अद्भुत और दैवीय काम लगता। जब सभा का कार्यक्रम समाप्त हो जाता और सभा में कोई नहीं होता, तब मनोज माइक चालू करके भाषण देने का अकेले अभ्यास करता। अपने विचार उस विषय पर देता जो कुछ देर पहले परिचर्चाओं में विद्वानों ने उठाए थे। खाली हॉल में उससे
सुनने वाला कोई नहीं होता, पर वे कल्पना करता सामने श्रोता बैठे हैं। इस तरह वे अपना ज्ञान बढ़ाने और बोलने का अभ्यास करता रहता। एक रात काव्य सम्मेलन के बाद कबीर लाइब्रेरी में ही रुक गया। कबीर की बस सुबह की थी। सुबह कबीर ने नहाने के बाद मनोज से कहा, क्या आपके पास बालों में लगाने के लिए तेल मिलेगा? तेल नहीं है, मनोज ने संकोच से कहा। कबीर निराश हुए, पर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। कोई बात नहीं, कंघा ही दे दो, बिना तेल के ही बाल बना लूँगा। मनोज के पास कंघा भी नहीं था। उसने फिर संकोच से कहा, कंघा भी नहीं है? पर कबीर ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी फरमाइश को बदलकर फिर से कहा, कैसे लड़के हो भाई, तुम चलो शीशा ही दे दो, अपनी शक्ल ही देख लूँ एक बार। शीशा भी नहीं है, मनोज ने फिर से वही उत्तर दिया। कबीर को अब मनोज को देखकर आश्चर्य हो रहा था। उसने मनोज के उम्र के कई लड़के देखे थे जो सुंदर दिखने और फैशन करने के दीवाने रहते थे। कबीर ने कहा, जिस उम्र में लड़के नए नए फैशन करते हैं, उस उम्र में तुम ये तपस्या कर रहे हो। मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ाई के खर्च के लिए यहाँ नौकरी करता हूँ, तेल कंघे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 1 साल से तो मैंने अपनी शक्ल ही आईने में नहीं देखी। एक छुपा हुआ गर्व उसकी आवाज़ में झलक आया। अपनी बात पूरी करके उसने कबीर का थैला उठा लिया और उन्हें टेम्पो में बिठाने जाने लगा। कबीर ने टेम्पो में बैठते हुए मनोज को आशीर्वाद दिया, तुम ज़रूर सफल होगे बेटा। वापस जाते कबीर की आंखें गीली थी। उसमें कोई सरल कविता झिलमिल आ रही थी। 3-4 महीने मनोज को लाइब्रेरी में रहते हुए हो गए, लेकिन उसका कोई भी दोस्त हालचाल जानने नहीं आया। यहाँ तक कि पांडे भी 1-2 बार ही उससे मिलने आया था। मनोज महसूस करने लगा कि उसका एक पूरे ग्वालियर में कोई नहीं है, उसे अकेले ही रहना है। यह बिल्डिंग उसे भूता अकेलेपन का एहसास कराती है। इस अकेलेपन से बचने के लिए उसके पास किताबों के अलावा कोई सहारा नहीं था। एक दिन मैं लाइब्रेरी में मैक्सिम गोर्की का उपन्यास माँ पढ़ रहा था। उपन्यास के नायक पावेल की माँ के संघर्ष और जिजीविषा को देखकर उसकी आंखें भर आई। वे पावेल की माँ से अपनी माँ की कल्पना करने लगा। उसकी माँ भी तो लगातार जूझ रही है। हर मुसीबत में माँ ही तो है जो उसे ग्वालियर में टिके रहने की ताकत देती है। मनोज उपन्यास पढ़ ही रहा था कि उसके माता पिता उससे मिलने लाइब्रेरी आ गए। उसने अधूरा उपन्यास बंद किया। माँ उसका रहन सहन देखकर समझ गई कि बेटा कष्ट में रह रहा है। माँ प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। पिता के पास कहने और समझने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए वे हाल में लगी हुई साहित्यकारों और महापुरुषों की तस्वीरें देखने लगे। ज़्यादातर चेहरे उन्हें अपरिचित ही लगे, लेकिन बातचीत के लिए पिता को विषय मिल गया। इससे पहले कि मनोज उनकी नौकरी और सस्पेंशन से बहाली पर प्रश्न पूछे, उन्होंने उससे एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, यह कौन है? मुक्तिबोध, मनोज ने उत्तर दिया। मतलब? पिता ने पूछा। पिता की सरल अज्ञानता पर उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इसका नाम मुक्तिबोध है। कवि हैं, बहुत अच्छे हैं, कविताएं लिखते हैं। मोए तो वो मुंशी ठीक लगतो है, मैंने पढ़ी थी स्कूल में कहानी, बूढ़ी दुकरिया वाली। पिता ने मुंशी प्रेमचंद के कथा संसार के बारे में अपनी राय व्यक्त की। माँ ने पिता को व्यर्थ की बातों में उलझा हुआ देखा तो नाराज हो गई। तुम देख रहे हो मोड़ा कैसे रह रहे हो है, कैसो कमज़ोर रहेगो, अब तो नौकरी ठीक से कर लो, कर सिर पे चढ़ो है। पिता को इस साहित्य की चर्चा के बीच में माँ का आर्थिक हस्तक्षेप पसंद नहीं आया। उन्होंने चिढ़ते हुए माँ से कहा, तू कछु ना जानती, अनपढ़, जे देख कितनी किताबें रखी हैं, पढ़वे की कमी ना है। ज्ञान और पुस्तकों के महत्व को पिता ने अपनी अनपढ़ पत्नी को समझाया। जब कुछ देर लाइब्रेरी में मौन बना, तब पिता ने अपनी नौकरी का रहस्य खोला। अब तो मोए हाईकोर्ट ते ही उम्मीद है, मैं ही बहाली हाईकोर्ट ही करेगो। मैंने फैसला ले लियो है कि डिप्टी कलेक्टर के कारनामों की जांच के लिए आमरण अनशन करेगो। पिता ने शासकीय खेमे में नए मोर्चे खोलने की जानकारी मनोज को दे दी। वह पिता के आमरण अनशन की बात सुनकर घबरा गया। उसने अपने पिता को समझाने की असफल कोशिश की। पापा, अनशन मत कीजिए, कोर्ट आपको जल्दी ही बहाल कर देगा, और मेरी तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। उसने अपनी जिम्मेदारियों की चिंता से पिता को मुक्त करना चाहा, पर पिता ने जिद नहीं छोड़ी। जब तक डिप्टी डायरेक्टर को ठिकाने नहीं लगा देंगे, मैं चैन से नहीं बैठेंगे।
पिता ने अपनी बात कहकर मंच पर बैठे बैठे लाइब्रेरी के बड़े से हॉल को निहारा। महापुरुषों की तस्वीर देखकर पिता के भीतर कुछ हलचल हुई। फिर पिता ने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी की और कुछ बोलने के लिए तनकर बैठ गए। मंच पर बैठे पिता मनोज से कहने लगे, आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या बेईमानी है। सब स्वार्थी हो गए हैं, सबको अपनी फिक्र है, देश की फिक्र किसी को ना है। मनोज पिता की बात सुनकर कुछ कहता उससे पहले ही माँ बोल पड़ी, शर्म ना आवत तुम्हें, फालतू बात कर रहे हो, घर सुधार ना सकत, देश की चिंता कर रहे हो। मौला ने 3-4 साल से नई बुक्सत ना खरीदी, खावे पीवे को कछु ठिकाना ना है, अब तो सुधर जाओ, अब घर बर्बाद होवे में देर ना है। पिता को अपने ओजस्वी भाषण की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर कष्ट हुआ। उन्होंने माँ से कहा, तू जीभ ना चलावे, नए कपड़े से कछु ना होवत, ईमानदारी आदमी पुराने कपड़े में पहनकर भी अलग से चमकतो है, और खा पी तो जानवर भी रहे हैं, आदमी तो वो है जो भले ही भूखे रह ले पर अपनी आत्मा जिंदा रखे। अब तू कहाँ जाने देश की समस्या, तुझे समझानो तो भैंस की आगे बीन बजाने जैसो है। माँ ने चिढ़कर पिता से कहा, मोहि ना पतो देश की समस्या, पर तुम्हें भी एक बात ना पतो। माँ की बात सुनकर पिता को आश्चर्य हुआ कि उनसे पता करने में कौन बात रह गई है। पिता ने पूछा, मोहि ना पतो, मोहि तो सब पतो है, यही कि तुम पागल है गए हो। माँ ने पिता से कहा कि अब पिता की वापसी का समय हो रहा था। उन्होंने माँ की बात को अनसुना करते हुए कहा, चुप कर, देर हो रही है, चल नहीं तो बस निकल जाएगी। मनोज माता पिता को नीचे टेम्पू में बिठाने चला गया। माता ने पिता से कहा, मोड़ा को कछु पैसा दे दो, तुम्हारे भाषण से पेट भर लेगो। पिता ने माँ की ये मांग अनसुनी करते हुए कठोरता से कहा, मुँह पे ना धरे पैसा। इतना कहकर पिता उस दिशा की ओर देखने लगे जहाँ से टेम्पू आने की उम्मीद थी। माँ ने मनोज को 100 रुपये दिए और कहा, बेटा ठीक से रहियो। माता पिता टेम्पो में बैठकर चले गए। मनोज सुनसान लाइब्रेरी में लौट आया। लाइब्रेरी में आकर वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया और सोचता रहा कि क्या उसके पापा सच में पागल हो गए हैं। क्या माँ सही कहती है, पिता हमेशा देश, ईमानदारी, गरीबों की बातें करते रहते हैं, घर की उन्हें बिल्कुल फिक्र नहीं रहती। पागलों की तरह उनका दिमाग एक ही जगह जाकर अटक जाता है। इतना सोचकर वह टेबल पर रखी मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता जोर जोर से पढ़ने लगा। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, बहुत बहुत ज़्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, जीवित रह गए तुम। इतना पढ़कर उसने किताब बंद कर दी। उसकी आंखों के सामने उसके पिता का कठोर और भावहीन चेहरा आ गया। उसने अपनी डायरी उठाई और लिखने लगा, जो घरबार की फिक्र ना करके देश की फिक्र करते हैं वे पागल ही तो हैं। मेरी माँ सही कहती है कि मेरा पिता पागल है। मैं ऐसे पागल पिता से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे पिता मेरे आदर्श है। माता पिता के जाने के बाद मनोज अकेला और उदास हो गया। अपनी उदासी दूर करने के लिए वे लाइब्रेरी की बालकनी में खड़ा होकर नीचे सड़क की चहल पहल देखने लगा। माँ के जाने के बाद उसे अपना गांव याद आने लगा। गांव में कितना अच्छा और आनंद से भरा जीवन था उसका। ग्वालियर में पिछले कुछ साल से वे अपने भीतर के मस्त मौला और गांव के रंग में रंगे अल्हड़ मनोज से मिला ही नहीं। शादियों का सीज़न चल रहा था। नीचे सड़क पर एक बारात जा रही थी। बारात में गाना बज रहा था, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। बाराती इस गाने पर झूम झूम कर डांस कर रहे थे। बारात में कुछ बूढ़े बारात को जल्दी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर युवा बार बार बारात को एक ही जगह रोककर डांस का आनंद ले रहे थे। बारात की मस्ती देखकर मनोज सोचने लगा कि निराशा का कोई कारण ही नहीं है। चारों तरफ आनंद के छड़ बिखरे पड़े हैं, बस हमें उन्हें समेट लेना है। हालात तो परेशान करने के लिए ही होते हैं, पर मुझे उल्लास और आनंद की तलाश नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने लाइब्रेरी का गेट बंद किया और चप्पल पहनकर लगभग दौड़ता हुआ नीचे पहुंच गया। अभी भी मेरा पिया घर आया और राम जी गाना चल रहा था, पर शायद बूढ़ों को लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए वे बारात को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने लगे। मनोज जब वहां पहुंचा तो बारात आगे बढ़ने लगी। उसने बारात के बीच में पहुंचकर बैंड वाले को आदेश साथ दिया, ये काली काली आंखें। बैंड वाला शायद अपने गायन की कला का अभी तक मन भर के प्रदर्शन नहीं कर पाया था, इसलिए मनोज का आदेश पाकर वे तुरंत बाजीगर फिल्म का ये गाना, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल
गाना गाने लगा। बूढ़ों की कुड़ से उत्साहित जमा लड़कों में उसने नया जोश भर दिया। ऐसा बूढ़े मिचमिचाकर रह गए। मनोज अपनी आंखें और गालों पर हाथ फेर फेर कर डांस कर रहा था। एक बार फिर बारात अपने रंग में आ गई। किसी बाराती को पता नहीं चला कि जोशीला डांसर बिन बुलाए मेहमान है। 15 मिनट लगातार डांस करने के बाद मनोज पसीने से तरबतर हो गया। बारात आगे बढ़ गई। एक दिन लाइब्रेरी के मैनेजर हुकुमचंद जी ने मनोज से कहा, हॉल की पुताई करानी है, इसलिए पुरानी रद्दी निकालकर कबाड़ी वाले को बेच देना। मनोज ने रद्दी निकालकर 5,000 रुपये में बेच दी। हुकुमचंद जी ने हिसाब मांगा तो उसने पूरा हिसाब रख दिया। हुकुमचंद जी ने उसे बहती हुई नज़र से देखा और कहा, पिछले साल 7,000 की रद्दी बिकी थी, इस बार केवल 5,000 की ही कैसे बिकी? हुकुमचंद इस प्रश्न से मनोज की ईमानदारी पर संदेह व्यक्त कर रहे थे। उनकी नज़र में 300 रुपये कमाने वाले के लिए 2,000 रुपये की हेराफेरी करना बहुत लाभ का सौदा है। मनोज ने कहा, सर इतने की ही रद्दी निकली हैं। मैंने 7 कबाड़ियों से संपर्क किया था, जिसने रद्दी के सबसे अधिक दाम लगाए उसी को बेचा, लेकिन हुकुमचंद का अविश्वास बढ़ता जा रहा था। हुकुमचंद ने अब अपने अविश्वास को स्पष्ट प्रकट कर मनोज पर सबसे गहरी चोट की। उन्होंने कहा, मनोज तुम तो युवक हो, त्यागी जी तुम पर भरोसा करते हैं, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। ईमानदारी मनोज का सबसे बड़ा संकल्प था, जिसे हुकुमचंद जी ने छिन्न भिन्न करके उसे बेईमान सिद्ध कर दिया। ये निराधार आरोप सुनकर मनोज भयानक कड़वाहट से भर गया। उसकी इच्छा हो रही थी कि कोई कड़वा जवाब हुकुमचंद जी को दे दे, पर वह कुछ नहीं कह सका। वह बिना कुछ कहे लाइब्रेरी से नीचे निकल गया। मनोज ने तय किया कि जहां उसकी ईमानदारी की कोई कदर नहीं, वहां वह काम नहीं करेगा। पर अगले ही पल उसके मन में विचार आया कि वह जाएगा कहाँ, रहेगा कहाँ, पलेगा कहाँ, पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से आएगा। उसके मन में यही उपाबोह बनी थी। शाम को वह लाइब्रेरी में अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके सामने इतिहास की आधुनिक भारत किताब खुली हुई रखी थी, पर उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसके मन को हुकुमचंद जी के आरोप परेशान कर रहे थे। अचानक उसने महसूस किया कि उसके सामने रखा मटका हिल रहा है। लाइब्रेरी की छत पर लगा पंखा चलते चलते अचानक कुछ अधिक तेजी से हिलने लगा। उसे लगा कि दीवार भी हिल रही है। फिर उसे नीचे सड़क से आवाज़ें सुनाई दी, भूकंप आया, भूकंप आया। पुरानी जर्जर इमारतें कुछ सेकंड थर्राकर थम गई। मनोज भागकर नीचे चला गया। मार्केट के कई दुकानदार भी घबराकर सड़क पर आ गए थे। सभी लोग भूकंप के डर से सहम गए थे। जब दोबारा भूकंप नहीं आया तो लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन किसी ने आशंका प्रकट कर दी कि रात को भूकंप आ सकता है। मनोज को बिल्डिंग में जाने से डर लग रहा था। वह शाम से रात 12 बजे तक सड़क पर अकेला भटकता रहा। फिर वह सड़क के किनारे बनी एक फर्नीचर की दुकान के बाहर बैठा बैठा सोचने लगा, आज यह बिल्डिंग गिर जाती और मैं उसमें दबकर मर जाता तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता। इस शहर में कौन मुझे ढूंढता, कोई नहीं। मैंने अपने 4 वर्ष ग्वालियर की इन सड़कों पर भटकते हुए बिता दिए। क्या पाया मैंने? ईमानदारी से काम करने के बावजूद बेईमानी का आरोप। क्या बेईमानी का आरोप लिए हुए ही मर जाता? किस पीएससी के पीछे मैं पड़ा हूँ, जिसका दूर दूर तक कोई पता नहीं है। डरा, उदास, हतोत्साही मनोज सुनसान सड़क पर बैठ रहा। उसके पास कोई नहीं था जिससे वे अपने मन का दर्द बांट सके। उसकी निराशा, बेईमानी का झूठा आरोप, भविष्य के प्रति उसकी अनिश्चितता, अभावों का जीवन उसे विचलित कर रहा था। सड़क अब पूरी तरह सूनी हो गई थी। वह भटकता हुआ पास के राम मंदिर चौराहे पर चला गया। मंदिर के गेट बंद हो गए थे। वह गेट के पास बनी सीढ़ियों पर बैठ गया। काफ़ी देर तक वह भगवान राम की मूर्ति को एकटक देखता रहा, जैसे उसने बात करने की कोशिश कर रहा हो। शायद वह भगवान राम से पूछने आया था कि बता अब मुझे क्या करना है, कोई तो दिशा दिखाओ। उसे लग रहा था कि राम उसे देखकर शांत भाव से मुस्कुरा रहे हैं। आश्वस्त कर रही थी मनोज की उनकी मुस्कुराहट। लगभग आधा घंटे वह सीढ़ियों पर बैठा मूर्ति की ओर देखता रहा, खोया रहा। वह उन आँखों में अचानक वह सोचने लगा, मैं भी तो राम की तरह ही एक अंतहीन यात्रा पर निकला हूँ, जिसके पड़ावों पर मिलने वाले दुख तो मुझे सहने ही होंगे। प्रतिभाएं आकरण आगे नहीं बढ़ती, वे बढ़ती हैं अपने पुरुषार्थ से, अपने धैर्य से, अपने समर्पण से, अपनी मेहनत से, अपने त्याग से, अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से। पता नहीं कौन सी शक्ति उसने मंदिर की सीढ़ियों पर महसूस की। वह सीढ़ियों पर खड़ा होकर बोलने लगा, मैं किसी भी झूठे आरोप को नहीं सहूँगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। इतना कहकर वह लाइब्रेरी की ओर लगभग दौड़ पड़ा।
लाइब्रेरी पहुंचकर उसने मंच के पास की लेक्चर डेस्क का माइक चालू किया और अंधेरे बंद हॉल में माइक पर जोर जोर से कवि निराला की राम की शक्ति पूजा कविता का पाठ करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ तेज़ थी, उसमें गड़गड़ाहट और कंपन था। वह कविता के एक एक शब्द पर जोर देकर पढ़ने लगा। है अमानिसा उगलता गगन, घन अंधकार खो रहा दिशा का ज्ञान स्तंभ है। पवन चार अपरहित गरज रहा, पीछे अबुद्धि विशाल भूधर, जो ध्यानमग्न केवल जलती मशाल। फिर उसने इस पंक्ति की व्याख्या करना शुरू की। राम पराजित अवस्था में पहुंच गए हैं। निराशा और अंधकार है सब तरफ, पर एक उम्मीद की लौ उनके मन में इस निराशा और पराजित माहौल में भी जल रही है। उसने इस कविता में खुद को ढूंढना शुरू किया। एक मशाल मेरे भीतर भी उम्मीद के रूप में जल रही है, इसे मैं कभी बुझने नहीं दूंगा। मैं ज़रूर जीतूंगा। अपने भाषण की अंतिम पंक्तियों तक पहुंचकर मनोज की निराशा भरपूर उत्साह में तब्दील हो गई। वह देर तक काल्पनिक दर्शकों से भरा खाली हॉल देखता रहा। उसने माइक बंद किया, अपनी टेबल पर पहुंचकर टेबल लैंप जलाया, B.L. ग्लोबर की आधुनिक भारत किताब उठाई और सुबह की पहली किरण लाइब्रेरी में पढ़ने तक पेरासी का युद्ध और आंग्ल मराठा संबंध पढ़ता रहा। रात में कोई भूकंप नहीं आया। अगले दिन मनोज लाइब्रेरी छोड़ने का अपना निर्णय सुनाने त्यागी जी के घर चला गया। अपने कुर्सी पर बैठे हुए सीधे अपनी बात कही। मैं अब लाइब्रेरी में काम नहीं कर सकता। जहाँ मेरी ईमानदारी की कदर ना हो वहाँ मैं काम नहीं करूँगा। त्यागी जी ने जोर से धागा लगाते हुए कहा, चाय तो तुम पीते नहीं हो, लो गजक खाओ। इतना कहकर उन्होंने टेबल पर रखी गजक मनोज के सामने रख दी। त्यागी जी ने मनोज से कहा, हुकुमचंद जी व्यावसायिक आदमी हैं। मनोज जीवन भर उन्होंने 100 रुपये की साड़ियाँ बेचकर मुनाफा कमाया है। उन्होंने साड़ियों की परख तो है, पर आदमी की परख नहीं है। तुम व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो। निश्चिंत होकर नौकरी करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। त्यागी जी के भरोसे से मनोज को बल मिला। इस बल ने उसका आत्मविश्वास और बढ़ा दिया। अपने इस बड़े आत्मविश्वास से प्रेरित होकर उसने कहा, हुकुमचंद जी का भरोसा मुझ पर नहीं रहा। मैं अब लाइब्रेरी में तो काम नहीं कर पाऊँगा। इतने में पांडे और त्यागी जी के स्कूल की पूर्व छात्रा अंशु गुर्जर आ गई। अंशु PhD की गंभीर स्टूडेंट थी और इस साल वह मुख्य परीक्षा दे रही थी। त्यागी जी ने मनोज की पूरी कहानी दोनों को कह सुनाई। पांडे कुछ बोलता उनके पहले अंशु ने कहा, मनोज तुम बताओ कि तुम महत्वाकांक्षी हो या नहीं। मनोज ने एकदम से कहा, मैं PhD में सिलेक्ट होना चाहता हूँ, मैं महत्वाकांक्षी हूँ। अंशु ने मनोज को व्यवहारिक सलाह दी, फिर तुम्हें लाइब्रेरी में ही रहना चाहिए। अभी तुम्हारी आर्थिक स्थिति तुम्हें कहीं दूसरी जगह रहने की इजाज़त नहीं दे रही है। मनोज अंशु की बात सुनकर भी अपनी बात पर अड़ा रहा। दीदी मैं वहाँ काम नहीं कर सकता जहाँ मेरी ईमानदारी पर संदेह किया जा रहा है। फिर क्या करोगे? बिना नौकरी के पढ़ाई कैसे करोगे? कुछ दिनों बाद MPPCS की प्रीलिम्स परीक्षा होने वाली है। पांडे ने गजक खाते हुए मनोज के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहा, पढ़ाई छोड़ दूंगा, सड़क पर रह लूँगा, पर अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करूँगा। मनोज ने बिना एक सेकंड गवाए तत्काल उत्तर दिया। इसकी इस जिद का किसी के पास कोई जवाब नहीं था, पर वहाँ बैठे सभी लोगों को इसकी बात एक नवयुवक जोश और आशीर्वाद ही अधिक लग रही थी। पांडे को मनोज का यह संकल्प व्यवहारिकता से दूर लग रहा था। उसने मनोज के इस अति आदर्शवाद की व्याख्या की और त्यागी जी को देखते हुए बोला, मनोज जी अपने पिता से प्रभावित है। इनके पिता भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। समझौता ना करना इनकी पारिवारिक विशेषता है। मनोज को उम्मीद थी कि ईमानदारी पर उसके संकल्प को सुनकर शहर का ये बुद्धिजीवी समूह उनसे प्रभावित होगा, पर पांडे की ऐसी ठंडी और व्यंग्यपूर्ण प्रतिक्रिया देखकर वह निराश हो गया। त्यागी जी ने पास ही रखी एक किताब उठाई और मनोज को दे दी। किताब के कवर पेज पर भगत सिंह का चित्र था। त्यागी जी ने मनोज से पूछा, अच्छा बताओ मनोज, तुम्हें भगत सिंह के इस चित्र में क्या विशेषता नज़र आ रही है? मनोज कुछ देर तक भगत सिंह के चित्र को देखता रहा, पर कुछ नहीं बोला। मनोज, मुझे भगत सिंह की आंखों में एक बेचैनी नज़र आती है। उनके भीतर देश के लिए कुछ करने की तड़प दिख रही है। त्यागी जी ने मनोज से कहा। कुछ देर रुककर उन्होंने आगे कहा, मुझे तुम्हारी आंखों में भी भगत सिंह जैसी बेचैनी और देश के लिए कुछ करने की तड़प दिखाई देती है। मनोज उनकी बात सुनकर हतप्रत रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी तुलना भगत सिंह से की जाएगी। अंशु ने मनोज की तारीफ करते हुए कहा, मनोज का व्यक्तित्व मुझे ही विलक्षण लग रहा है। कोई नवयुवक अपने सिद्धांतों के लिए इतना संकल्पवान हो सकता है, मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा है।
मनोज की तारीफ सुनकर पांडे ने अंशु से कहा, दीदी कल त्यागी जी के स्कूल में 11वीं में पढ़ने वाला एक लड़का अपनी कविता सुनाने यहाँ आया था। बेहद घटिया कविता थी। फिर पांडे ने त्यागी जी को संबोधित करते हुए कहा, क्या कविता थी, आपको तो याद होगी। हमसे तो बेहतर है वो घास चरने वाले, हमसे तो बेहतर है वो बोझा उठाने वाले। वहाँ उपस्थित सभी लोगों को पांडे की ये अप्रासंगिक बात समझ नहीं आई। अंशु ने पांडे से पूछ ही लिया, तुम कहना क्या चाहते हो, स्पष्ट कहो। कल त्यागी जी को इस महान काव्य के रचयिता में जयशंकर प्रसाद के दर्शन हो रहे थे। मैं मनोज से कहना चाह रहा हूँ कि आम लोगों में महापुरुषों के दर्शन करना त्यागी जी की हॉबी है, इसे गंभीरता से ना लें और जीवन में व्यवहारिकता को अपनाएं। पांडे ने त्यागी द्वारा की गई मनोज की प्रशंसा को शून्य घोषित कर दिया। उसकी बात सुनकर त्यागी जी ठाका मारकर हंस पड़े। मनोज समझ गया कि अभावों से दूर रहने वाले पांडे कभी उसे नहीं समझ सकता। मनोज बिना किसी निर्णय के वापस लाइब्रेरी चला गया। 1 महीने बाद पांडे मनोज से मिलने लाइब्रेरी पहुंचा। मनोज लाइब्रेरी में नहीं था। लाइब्रेरी के व्यवस्थापक हुकुमचंद कुर्सी पर बैठे हुए कोई रजिस्टर देख रहे थे। पूछने पर हुकुमचंद ने बताया कि मनोज तो 1 महीने पहले लाइब्रेरी का काम छोड़कर चला गया है। 1 साल लाइब्रेरी में काम करने के बाद मनोज ने लाइब्रेरी छोड़ दी थी। कहाँ गया, पांडे ने आश्चर्य से पूछा। पांडे को उम्मीद नहीं थी कि मनोज लाइब्रेरी का काम छोड़कर जा सकता है। हुकुमचंद से और अधिक पूछने पर उन्होंने पांडे को एक पर्ची दे दी जिस पर मनोज का नया पता लिखा था, घनश्याम आटा चक्की, गणेश मंदिर, घोसीपुरा। पर्ची हाथ में लिए पांडे लाइब्रेरी के नीचे उतर आया। उसने अपनी साइकिल घोसीपुरा की ओर मोड़ दी। घोसीपुरा ग्वालियर की एक पिछड़ी और घनी बस्ती है जहां जोरा सबलगढ़ जाने वाली नैरो गेज ट्रेन का स्टेशन भी है। ढूंढने पर पांडे को आसानी से गणेश मंदिर मिल गया। मंदिर के पास जगह जगह घूरे और गंदगी के ढेर लगे हुए थे। पास ही गंदे पानी की नाली बह रही थी। पांडे ने वहीं खड़े एक लड़के से घनश्याम आटा चक्की का पता पूछा और अगली गली में आटा चक्की के पास पहुंच गया। वे समझ गया था कि मनोज ने आटा चक्की वाले के यहाँ कमरा किराए पर ले लिया है। आटा चक्की पर एक लड़का सफ़ेद बनियान और लाल रंग का पैंट पहने हुए गेहूं पीस रहा था और उड़ते हुए आटे के कारण सफ़ेदी में लगभग नहा सा गया था। पांडे ने लड़के के नज़दीक जाकर मनोज का पता पूछना चाहा। नज़दीक जाकर पांडे ने देखा तो वह एकदम चौंक गया। आटा चक्की पे काम करने वाला लड़का मनोज ही था। मनोज ने जब पांडे को दुकान के सामने खड़ा देखा तो मुस्कुरा दिया। उसने पांडे से कहा, थोड़ी देर में मेरा काम पूरा हो जाएगा, फिर कमरे पर चलेंगे। पांडे चक्की के भीतर खड़ा होकर मनोज को काम करते देखता रहा। आधा घंटा काम करने के बाद मनोज ने अपने शरीर और बालों से आटा साफ किया। पास ही खूंटी पर टंगी शर्ट पहनी, दुकान के बाहर आकर दरवाज़ा बंद किया, ताला लगाया और पांडे के साथ चल पड़ा। पांडे बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी साइकिल हाथ में पकड़े चल रहा था। तंग गलियों से गुजरकर थोड़ी देर में मनोज एक मकान के सामने पहुंच गया। पांडे ने मकान को दीवार से अपनी साइकिल टिकाई। मकान की गैलरी और छोटे से आंगन से होकर मकान के सबसे पिछले हिस्से में पहुंचकर मनोज ने एक कमरे का दरवाज़ा खोला। दिन के उजाले में भी कमरे में अंधेरा था। मनोज ने लाइट जलाई। पीले रंग का धुंधला प्रकाश कमरे में फैल गया। ज़मीन पर गद्दा बिछाता, आले में किताबें रखी थी। कोने में एक स्टोव और कुछ बर्तन थे। एक लकड़ी का स्टूल भी पास में रखा था जिस पर पांडे बैठ गया। 200 रुपये किराया है कमरे का। वैसे तो 300 है, पर एक साहित्यकार है घनश्याम जी, उनका मकान है। लाइब्रेरी में आते थे, मुझे बहुत पसंद करते हैं। मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई तो उन्होंने सस्ते में ये कमरा दे दिया। बहुत भले व्यक्ति हैं। उन्होंने तो अपनी पूरी आय चक्की की जिम्मेदारी ही मुझे सौंप दी। दिन में 4-5 घंटे गेहूं पीसने का काम है। 400 रुपये महीने मिलेंगे। बाकी पूरे दिन पढ़ाई करता रहता हूं। आदमी यदि टाइम का सही मैनेजमेंट कर ले तो समय की कमी नहीं रहती। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा जरूर खोलता है। मनोज ने अपनी आंखें पांडे के चेहरे से दूर रखकर अपनी बात पूरी की। पीली कोठी में कमरा लेकर पढ़ाई करने का ख्वाब देखने वाला मनोज अब अपने नए काम और कमरे की तारीफ कर रहा था। पांडे ने मनोज की बात ध्यान से सुनी, पर वह बोला कुछ नहीं। पीले रंग का बल्ब अचानक बंद हो गया। शायद लाइट चली गई थी। कमरे में अंधेरा हो गया। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी जिसे खोलकर मनोज प्रकाश की व्यवस्था कर सके। दरवाज़ा पहले से खुला था। मकान
के इस हिस्से में सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं आ रही थी। मनोज ने पास रखी मोमबत्ती जला दी। मनोज अपनी बात पांडे से कह चुका था। अब वह पांडे से कुछ सुनने की उम्मीद में बैठा था। तुम माने नहीं मनोज, तुमने लाइब्रेरी छोड़ी दी। कुछ देर पहले छाई चुप्पी को तोड़ते हुए पांडे ने मनोज से कहा, मुझे संतुष्टि है कि मैंने लाइब्रेरी छोड़ दी, पर अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा। ईमानदारी की रक्षा अभाव सहकर भी होनी चाहिए। पांडे ने मनोज की आवाज़ में भारीपन महसूस किया। उसने देखा कि मनोज एकटक जलती हुई मोमबत्ती को देख रहा है। पर अब तुम इस अंधेरे में पीएचडी की तैयारी कैसे करोगे? पांडे ने अंधेरे सीलन भरे कमरे को देखते हुए कहा। बाहर का अंधकार समस्या नहीं है पांडे, समस्या तब होती है जब हमारा मन सुविधाओं के लालच में समझौते के अंधकार में डूब जाता है। मनोज जैसे किसी गहरे तल से बोल रहा था। बाहर गुजरने वाली नैरो गेज ट्रेन का शोर सुनाई दे रहा था। पांडे को प्यास लग आई थी। उसने पास रखे मटके में से एक गिलास पानी भरकर पिया और वापस आकर स्टूल पर बैठ गया। कुछ देर स्टूल पर बैठे बैठे जब पांडे को बात करने के लिए कोई विषय नहीं सूझा तो उसने मनोज से कहा, मनोज मैं अब चलता हूँ। दोनों बाहर आए। पांडे ने मकान की दीवार से टिकी साइकिल उठाई और साइकिल पर बैठने से पहले कुछ देर रुककर मनोज को देखता रहा। मनोज ने अपने बिचके हुए गालों को छुपाने के लिए दाढ़ी बढ़ा ली थी। उसका गोरा रंग हल्का पीला हो गया था। उसकी आंखें अंदर को धंस गई थी। पांडे साइकिल पर ना बैठकर पैदल ही उसके साथ साथ चलने लगा। गली का मोड़ आ गया। मनोज ने कहा, आते रहा करो पांडे, तुम्हारे आने से अच्छा लगता है। पांडे कुछ सोचता हुआ अपनी साइकिल पकड़े रहा था। 5-6 सेकंड उसी चिंतन की अवस्था में रहने के बाद उसने कहा, मनोज एक बात कहूँ, मानोगे? मनोज समझ गया कि घोसीपुरा और उसके कमरे का माहौल देखकर पांडे उसे फिर से लाइब्रेरी में नौकरी करने के लिए कहेगा। इसलिए उसने कहा, मैं अब किसी भी कीमत पर लाइब्रेरी में नहीं जाऊंगा। पांडे ने उसकी बात को लगभग अनसुना करते हुए अपनी बात जारी रखी। मनोज, हरिशंकरपुरम के पास एक पीली कोठी है जिसमें पीएससी की तैयारी करने वाले लड़के किराए पर रहते हैं। मेरा दोस्त गुप्ता भी वहाँ रहता है। अंशु दीदी भी पीली कोठी के ग्रुप से जुड़ी है। बहुत अच्छा माहौल है वहाँ पढ़ाई का। मैं सोच रहा हूँ कि एक कमरा किराए पर लेकर वहीं पीएचडी की तैयारी करूँ। तुम मेरे साथ पढ़ोगे तो मुझे लाभ होगा। क्या तुम मेरे साथ रहकर पढ़ाई करोगे? मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। पीएचडी की तैयारी करने वालों की दुनिया बहुत छोटी निकली। जिस पीली कोठी में रहकर तैयारी करने के लिए मनोज तरस कर रह गया था, वही रहने का प्रस्ताव पांडे ने मनोज को दिया था। मनोज का तो जैसे कोई सपना पूरा हो रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पांडे उसे इस तरह का कोई प्रस्ताव दे सकता है। इससे अच्छा प्रस्ताव इस समय उसके लिए दूसरा कोई नहीं हो सकता। अचानक मनोज का ध्यान अपने आर्थिक हालात पर गया। उसने पांडे से कहा, पर मेरे पास पीली कोठी में रहने लायक पैसे तो नहीं हैं। पांडे ने साइकिल पर बैठते हुए कहा, एक आदमी के खर्च में 2 लोग आसानी से रह सकते हैं। इतना कहकर वह बिना मनोज का जवाब सुने अपनी साइकिल पर बैठकर चला गया। वह झूठा हुआ साइकिल चला रहा था। मनोज तब तक पांडे को देखता रहा जब तक पांडे उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया।